आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक, सिस्टम, रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 371। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना को बिस्तर के किनारे ले गईं और पाया कि जो बच्चे इस समय तक नहीं जागे थे वे पहले से ही जाग चुके थे। 3 छोटे बच्चे बिस्तर पर बैठे थे। उनके पीछे एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसके चारों ओर 2 रजायां थीं, जो संयोग से बच्चों के लिए पीठ पर रखी गई रजायां थीं। आरव, आन्या, रिया, आइए पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। क्या हम? आओ, मेरी माँ का आदेश सुनो। पहला कदम, पिताजी को जन्मदिन की बधाई। कल के प्रशिक्षण के निर्देशों के अनुसार तीनों नन्हे बच्चों ने बधाई शब्द को तुरंत समझ लिया और उन्हें इशारा देने के लिए अर्जुन सक्सेना के पीछे अनन्या शर्मा खड़ी थीं। आरव ने अगुवाई की, आन्या और किशन ने उनका अनुसरण किया। सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उन्हें एक साथ मिला लिया। ऊपर नीचे झूमते हुए अर्जुन सक्सेना को देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा रहे थे। दूसरा कदम, ये पहला जन्मदिन है जो हम पापा के साथ बिता रहे हैं। हम सब पापा के प्यारे हैं। जब छोटे बच्चों ने प्यारा शब्द सुना और अपनी माँ के हाव भाव को देखा तो उन सभी ने अपने गालों पर हाथ रख लिए। ठीक है, अंतिम चरण, हम डैडी से प्यार करते हैं। तीनों नन्हे बच्चों ने अपने 3 जोड़ी छोटे हाथों का प्रयोग हृदय से हृदय मिलाने के लिए किया। अर्जुन सक्सेना ने बिस्तर पर लेटे 3 छोटे बच्चों को देखा और उनका दिल खुशी से भर गया। बच्चों के साथ यह उसका पहला जन्मदिन है। तीनों नन्हे मुन्नों की प्यारी प्यारी हरकतें देखकर, हालांकि उसे पता है कि बच्चों को गाइड करने के लिए पीछे अनन्या शर्मा है, फिर भी उसे यह एहसास बहुत अजीब लग रहा है। उसे यह बहुत पसंद आ रहा है। अर्जुन सक्सेना ने आगे बढ़कर अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, धन्यवाद पत्नी, आपने मेरे लिए जो कुछ भी तैयार किया है उसके लिए धन्यवाद। आप और बच्चे इस वर्ष मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार हैं। अनन्या शर्मा ने भी उन्हें कसकर गले लगाया, अपना छोटा सा सिर उनकी छाती पर टिका दिया और बोली, आप भी हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं हर जन्मदिन पर आपके साथ रहूंगी। मुबारक हो पति। खैर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अर्जुन सक्सेना के ये शब्द दिल से निकले थे। बचपन में उन्हें जन्मदिन बहुत पसंद थे, क्योंकि हर जन्मदिन पर घर पर ढेर सारे दोस्त आते थे और मम्मी पापा भी उनके लिए गिफ्ट और केक बनाते थे। और ख़ास बात यह कि साल में सिर्फ एक ही दिन होता है। बाद में परिवार दिवालिया हो गया और वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और जन्मदिन कम महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए वह कभी कभी जन्मदिन के बारे में भूल जाता था। लेकिन इस साल का जन्मदिन, उसने सोचा कि वह इसे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। उनकी पत्नी द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया ये सरप्राइज और तीनों बच्चों का आशीर्वाद अर्जुन सक्सेना के लिए सबसे अनमोल स्मृति बन जाएगा। बिस्तर पर तीनों छोटे बच्चों ने जब सारी गतिविधियां समाप्त कर लीं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता और माँ एक दूसरे को गले लगा रहे थे और वे बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे और वे अचानक थोड़ा दुखी हो गए। बाबा, बाबा, आरव सीधे पापा कहने लगा, लेकिन किशन और आन्या उसे पापा नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्होंने उसे खा लिया था, इसलिए वे केवल चिल्ला सकते थे। यहाँ गले मिलने वाले दोनों लोगों को पहले एक दूसरे को छोड़ना पड़ा। अर्जुन सक्सेना ने पास आकर अपने बेटे को, जो उन्हें पुकार रहा था, गोद में उठा लिया और खुश होकर बोले, हमें जल्दी है ना? आरव ने भी पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन पापा ने पहले माँ को गले लगाया, क्योंकि माँ ही हमारी हैं। पूरे परिवार की छोटी बच्ची, पापा के माँ को गले लगाने के बाद मैं तुम्हें गले लगाने आऊँगा। क्योंकि अनन्या शर्मा अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथों से पकड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह बस बिस्तर पर बैठ गईं और दोनों छोटी बेटियों को अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन आन्या थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। अपने भाई को पापा की गोद में देखकर आन्या थोड़ा घबरा गया था और उसका छोटा सा मुंह ऊपर नीचे बड़बड़ा रहा था, मानो उसे किसी बात की चिंता हो। अगले ही पल आन्या अचानक चिल्लाई, नीचे रख दो। यद्यपि इस ध्वनि का उच्चारण बहुत सटीक नहीं था, फिर भी अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अर्जुन सक्सेना ने आश्चर्य से अपने बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया, आन्या को उठाया और पूछा, आन्या, तुमने अभी पापा को फोन किया था ना? नए माता पिता के लिए, शिशुओं के प्रथम माता पिता, सदैव अनमोल लगते हैं। पिछली बार जब आरव ने पहली बार पापा को फोन किया था तो वीडियो में अर्जुन सक्सेना ने सुना था। मोबाइल फोन की स्क्रीन के जरिए भी एक नौसिखिए पिता अर्जुन सक्सेना काफी उत्साहित थे। अब जब उन्होंने आन्या का पहला फोन पापा सुना तो उन्होंने शब्दों में बयान नहीं किया कि इस पल में उन्हें कैसा लग रहा है। इसके अलावा आज मेरा जन्मदिन है।
अनन्या शर्मा भी अर्जुन सक्सेना के लिए बहुत खुश थीं और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार अनन्या ने डैड हस्बैंड के लिए एक उपहार तैयार किया है। अनन्या को भी डैड कहा जाएगा। क्या आप सुपर खुश हैं? अर्जुन सक्सेना ने तेजी से सिर हिलाया। अपनी बेटी को अपनी बाहों में देखकर वह अपना सिर नीचे करने और उसके चेहरे को चूमने से खुद को नहीं रोक सके। आन्या इस प्रतिक्रिया से बहुत खुश हुई, मुस्कुराई और फिर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा 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 बाबा। छोटे बच्चे का उच्चारण कभी सही होता है तो कभी गलत, लेकिन फिर भी अर्जुन सक्सेना बहुत खुश है। केशिन ने उत्साहित माता पिता को देखा और फिर खुश बहन को। उसका मुंह थोड़ा सा फूला हुआ था, जैसे कि वह कुछ चिल्लाना चाहती थी, लेकिन लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार एक फुफकार की आवाज निकाली। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा हंस पड़ी और बोली, केजिन चिंता मत करो, मेरे भाई और बहन तुमसे थोड़े बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, तुम अपना समय ले सकती हो। अपनी बात खत्म करने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और बोली, पतिदेव आरव और यूटोन ने पहले पापा कहना क्यों सीखा? क्या बच्चे मुझे माँ के रूप में पसंद नहीं करते? अर्जुन सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, कैसे? केशिन अभी तक बोली नहीं। शायद हमारी छोटी बेटी की पहली आवाज माँ होती है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, अपनी गोद में छोटी बेटी को देखा और प्रत्याशा से कहा, केशिन आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मामा आपको हर दिन मामा को बुलाना सिखाते हैं, फिर आप पहले मामा को बुला सकते हैं। ठीक है ज्ञानी। छोटी रिया को यह वाक्य पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने माँ को खुद से बात करते देखा तो छोटी बच्ची ने तुरंत एक भोली मुस्कान दिखाई। अनन्या शर्मा ने उन्हें उकसाने का मौका लिया और कहा, केशिन हंसे तो मामा इसे आपका वादा मानेंगे, चलो हुक खींचते हैं, इसे मत बदलो। कुछ देर तक परिवार बिस्तर पर हंगामा करता रहा। तभी अनन्या शर्मा ने अचानक बच्चों को वापस बिस्तर पर लिटा दिया और फिर रहस्यमयी अंदाज में बोली, पति जी आपको बच्चों से तोहफे मिल गए हैं, अब बारी है वो हिस्सा जहां मैं तोहफे भेजती हूँ। अर्जुन सक्सेना ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह अभी उपहार नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस सुबह का सरप्राइज है। तुम्हारा जन्मदिन पूरे दिन चलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। पूरे दिन का सरप्राइज? ये तो बस दूसरा सरप्राइज है। अनन्या शर्मा की बात खत्म होने के बाद वह तेजी से कैबिनेट की ओर दौड़ी, एक नाजुक ढंग से पैक किया गया उपहार बॉक्स निकाला और दोनों हाथों से उसे अर्जुन सक्सेना के सामने रख दिया। नहीं, यह आपके लिए दूसरा उपहार है पति। अर्जुन सक्सेना ने मन में मिठास भरकर उपहार बॉक्स ले लिया। यह क्या है? जब आप इसे खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को बिस्तर पर लिटा दिया और उन्हें अपने पीछे रजाई पर टिका दिया। फिर उन्होंने दोनों हाथों से उपहार बॉक्स पर लगे लाल रिबन को खोला और लाल मखमली बॉक्स खोला तो उसमें से एक नाजुक और विशाल तारों भरा आकाश दिखाई दिया। घड़ी, यह पाटेक फिलिप की स्टार घड़ी है। अर्जुन सक्सेना ने आंखों में खुशी भरी मुस्कान लिए अपना सिर उठाया। वैसे एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि मैंने आपके लिए यही चुना है, क्या आपको ये पसंद है? अनन्या शर्मा ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, घड़ी निकाली और उसे अपने बाएं हाथ की कलाई पर पहना, ध्यान से देखा और कहा, ये बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी की दृष्टि सचमुच बहुत अच्छी है। अनन्या शर्मा ने मीठी मुस्कान दी। ठीक है, सुबह के उपहार और सरप्राइज दे दिए गए हैं, चलो अब नाश्ते पर चलते हैं और बाद में एक सरप्राइज होगा, लेकिन यह मेरी तरफ से नहीं है। 9:30 बजे अर्जुन सक्सेना को सरप्राइज मिला। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना दरवाजे पर खड़े थे। जन्मदिन मुबारक हो दामाद जी। अर्जुन सक्सेना, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद माँ और पिताजी, अंदर आइए। जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो अनीता सक्सेना ने एक नज़र अपने दामाद की बाईं कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। ये वही तोहफा था जो उनकी बेटी ने कल कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी ने पहले ही कोई सरप्राइज दे दिया हो। दामाद जी, आज पहली बार आपके पापा और मैंने आपका जन्मदिन मनाया है। माँ ने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा चुना है, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, बस एक छोटा सा विचार है। अनीता सक्सेना ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला तो बगल में बैठे सुनील सक्सेना नाराज होकर बोले, साथ भेजने के लिए राजी नहीं हुए थे क्या? इतने रूखे क्यों हो? अर्जुन सक्सेना, मैंने तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट तैयार किया है। इतना कहकर सुनील सक्सेना ने अपने बैग से एक बड़ा सा उपहार बॉक्स निकाला। धन्यवाद माँ और पिताजी, जल्दी से इसे अलग करो और देखो कि तुम्हें पसंद है या नहीं, अनीता सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा भी आई, ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उनके माता पिता ने अर्जुन सक्सेना के लिए क्या उपहार तैयार किए हैं।
उन्होंने कल ही पूछा था, लेकिन अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने कुछ नहीं कहा, ये कहते हुए कि उन्हें रहस्य बनाए रखना चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले अपनी सास से मिले तोहफे को निकाला। अंदर हर्मीस के एक जोड़े कफ थे। डिज़ाइन साधारण था, लेकिन बेहद शानदार लग रहा था, क्योंकि टूटे हुए हीरों का एक घेरा था और बीच में एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। शुक्रिया माँ, मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। अर्जुन सक्सेना के जवाब से अनीता सक्सेना संतुष्ट हो गईं। बगल में खड़े सुनील सक्सेना ने उत्सुकता से कहा, दामाद जी, मेरे उपहार पर एक नज़र डालिए। मैं इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था। मुझे पता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा चुना है जिसके बारे में कुछ लोग सोच भी नहीं सकते। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी उम्मीदें तुरंत पूरी हो गईं। अर्जुन सक्सेना ने बड़ा बक्सा खोला। अंदर सफ़ेद संगमरमर की शतरंज की बिसात है। काले और सफ़ेद मोहरे भी जैद से बने हैं। बनावट चिकनी और मुलायम है। अर्जुन सक्सेना एक नज़र में ही बता देते हैं कि यह एक अच्छा उत्पाद है। कैसा रहेगा? आपको ये तोहफा ज़रूर पसंद आएगा, है ना? आप शतरंज में इतने माहिर हैं, घर पर भी ऐसी ही शतरंज की बिसात बनानी होगी। सुनील सक्सेना गर्व से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो तोहफा चुना है वह अनोखा है और उनके दामाद ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया पापा, ये शतरंज की बिसात भविष्य में हमारे घर भी आ जाएगी। पापा बाद में आएंगे और मैं हर बार आपके साथ शतरंज खेलूंगा। सुनील सक्सेना के चेहरे के भाव कुछ ठंडे पड़ गए और उन्होंने अस्वाभाविक रूप से कहा, आपको हर बार मेरे साथ शतरंज खेलने की जरूरत नहीं है, आप अन्य मेहमानों के साथ भी खेल सकते हैं। अनीता सक्सेना, जो किनारे पर थीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो जोर से हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ दामाद जी, आपके पति डर रहे हैं, वो आपके विरोधी नहीं हैं, हाँ हाँ। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ पकड़ा और अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगीं। सुनील सक्सेना को लगा कि उनका दिया गया यह उपहार उनके साथ एक धोखा था। सुबह 10 बजे सभी बच्चे जाग गए। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा उनके साथ खेल रहे थे। अर्जुन सक्सेना और सुनील सक्सेना बालकनी में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। यह उनका चौथा मैच है। सुनील सक्सेना लगातार 3 मैच हार चुके हैं। इस मैच के आधे समय में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गो एक रणनीति पर ध्यान देता है। अर्जुन सक्सेना की हर चाल बहुत स्थिर है। सुनील सक्सेना सावधान है, अर्जुन सक्सेना द्वारा बिछाए गए जाल में गलती से कदम रखने के डर से, लेकिन फिर भी वह अभी भी अर्जुन सक्सेना को हरा नहीं सकता है। ये देखकर कि यह खेल फिर से हारने वाला है, सुनील सक्सेना थोड़ा चिंतित हो गए। उनके माथे पर पसीना आ गया और खेल हारने का समय धीरे धीरे लंबा होता गया। जब अर्जुन सक्सेना ने ये देखा तो उन्होंने पहले से ही सीट के बारे में सोच लिया था, लेकिन जब वह अंत में पहुंचे तो उन्होंने अचानक उसे दूसरी जगह रख दिया। उसकी चाल देखकर सुनील सक्सेना ने उत्साह से सिर उठाया और हंसते हुए बोले, दामाद जी, इस बार आप गलत हैं। ये शतरंज का खेल बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता था कि पहला हाफ अर्जुन सक्सेना का घरेलू मैदान था और दूसरे हाफ में उन्हें कुछ बार दया दिखानी पड़ी और फिर मैच बराबरी पर आ गया। सुनील सक्सेना भी जानते थे कि उनके लिए बराबरी करना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, भूल जाओ, शतरंज में मैं सचमुच तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ। हारना मुश्किल है, यह अभी भी ड्रॉ है, लेकिन हारने से बेहतर है। मैं इस पल को यादगार बनाने के लिए एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। सुनील सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और शतरंज के खेल की तस्वीर ली और फिर लिखा, यह मेरे दामाद के लिए जन्मदिन का तोहफा था, लेकिन इसे जीतना बहुत मुश्किल है। सरल वाक्य का बहुत अर्थ है। एक तो अपने दामाद को दिए गए जन्मदिन के उपहार को दिखाना है, दूसरा अपने दामाद के शतरंज कौशल को दिखाना है, और तीसरा यह है कि सभी को ये समझाना है कि उनका बूढ़ा आदमी अभी भी इतने उत्कृष्ट दामाद के सामने थोड़ा राजसी है। कम से कम दामाद तैयार है, उसे एक ड्रॉ होने दो। लियांग बुआंगलाई ने इसे मोमेंट्स पोस्ट होने के कुछ समय बाद ही देखा। ये जानते हुए कि आज अर्जुन सक्सेना का जन्मदिन है, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और किसी से कुछ भेजने को कहा। कॉल के बाद लियांग बुआंगलाई ने इसके बारे में सोचा और शी रोंगहो को एक संदेश भेजा। 11 बजते ही अनन्या शर्मा को प्रिया मेहता का व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि वह आज उनके परिवार के जन्मदिन में कोई खलल नहीं डालेगी। उसने कुछ खरीदा और बाद में भेज दिया। अनन्या शर्मा को खबर मिलने के कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी और उन्होंने सोचा, इतनी जल्दी? यहाँ कौन है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने कहा, कुरियर तो होना ही चाहिए।
प्रिया ने अभी अभी मुझे मैसेज किया है कि उसने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए एक तोहफा भेजा है, लेकिन अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और कुरियर इतनी जल्दी आ गया। अनन्या शर्मा ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा वाकई एक कुरियर का था। डिब्बा बहुत छोटा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या है। अर्जुन सक्सेना ने उसे अलग किया और देखा कि उसके चेहरे पर एक बड़ा पत्थर था। सटीक रूप से कहें तो यह एक हेथियन जेड बीज सामग्री है जो एक बच्चे की हथेली के आकार की है, जो देखने में अच्छी लगती है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा और पूछा, क्या ये प्रिया मेहता की तरफ से है? क्या ये जन्मदिन का तोहफा है या तुम चाहती हो कि मैं इसे तराशने में तुम्हारी मदद करूं? अनन्या शर्मा भी उस पल उलझन में थीं। यह जेड बीज सामग्री प्रिया मेहता की तरफ से जन्मदिन का तोहफा नहीं लग रही थी, लेकिन इसे प्रिया मेहता के अलावा किसी और को नहीं देना चाहिए था। मैं प्रिया को फ़ोन करके पूछती हूँ। अनन्या शर्मा फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। इसी समय अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फ़ोन बजा और यह शी रोंगहो का एक टेक्स्ट संदेश था। मास्टर किन, मुझे अचानक पता चला कि आज आपका जन्मदिन है। मेरे पास पहले से तैयारी करने का समय नहीं था, इसलिए मैं घर से उपहार के रूप में बीज का एक टुकड़ा ले आया। मुझे उम्मीद है कि मास्टर किन को ये पसंद नहीं आएगा और मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। मैसेज पढ़ते ही अर्जुन सक्सेना तुरंत समझ गए और सुनील सक्सेना से, जो अभी भी असमंजस में थे, कहा, ये शी रोंगहो की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। उन्हें पता ही नहीं चला कि आज मेरा जन्मदिन है। आवाज़ पड़ते ही डोरबेल बजाने वाले को फिर याद आया कि यह कोई और कुरियर था। इस बार कुरियर लगभग 1.8 मीटर लंबा एक बड़ा लड़का था। उसने काले रंग के आकर्षक कपड़े और नुकीली टोपी पहन रखी थी। उसके चेहरे के भाव जवान और आकर्षक थे। सिर्फ 3 परतों वाला एक बड़ा सा केक। नमस्ते, क्या ये श्री सक्सेना का घर है? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष ने केक उन्हें थमा दिया। नमस्ते श्रीमान सक्सेना, यह आपका केक है। मैं इसे ब्लैक स्वान भेज रहा हूँ। कृपया ये सुनिश्चित करने के बाद कि केक अच्छी स्थिति में है, मेरे लिए हस्ताक्षर करें। अर्जुन सक्सेना ने हस्ताक्षर करते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह केक किसने मंगवाया था? ये लियांग नाम का एक सज्जन है। अर्जुन सक्सेना केक लेकर आए और सुनील सक्सेना ने तुरंत कहा, उपनाम लियांग है, क्या ये लियांग गुआंगलाई है? अर्जुन सक्सेना ने कहा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है। सुनील सक्सेना ने सिर नीचे करके कुछ देर सोचा, फिर अपनी जांघ पर थपकी दी और बोले, ओह, ये तो वो मोमेंट्स होना चाहिए जो मैंने अभी पोस्ट किया था। लियांग गुआंगलाई और मैं एक ही गांव से हैं, हम व्हाट्सएप पर दोस्त हैं। मैंने अभी मोमेंट्स पर पोस्ट किया था कि मैंने तुम्हें शतरंज की बिसात दी है। जन्मदिन का तोहफा, लगता है उसने देख लिया। इतना कहने के बाद ये सब स्पष्ट हो गया है। जब अनन्या शर्मा वापस आई तो उन्होंने देखा कि मेज़ पर एक और बड़ा सा ब्लैक स्वान केक रखा था। उन्होंने शक से पूछा, ये केक कहाँ से आया? प्रिया ने कहा कि उसने खाना दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वह केक था। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को पहले ही बता दिया था कि वह आज दोपहर अर्जुन सक्सेना के साथ केक बनाने वाली है, इसलिए प्रिया मेहता शायद केक नहीं भेजेंगी। जब अर्जुन सक्सेना ने बताया कि अभी क्या हुआ, तो अनन्या शर्मा मुस्कुराई और बोली, अर्जुन सक्सेना, तुम वाकई कमाल हो। इन लोगों ने तुम्हारा हुनर देखकर तोहफे भेजे ही होंगे। जैसे ही आवाज गिरी, दरवाजे की घंटी फिर से बज उठी। अनन्या शर्मा ने खुश होकर कहा, इस बार खाना प्रिया का होना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो पता चला कि यह वास्तव में भोजन था, और जो सुगंध चेहरे तक पहुंची वह भोजन के डिब्बे से भी आ रही थी। जूड क्वान रेस्तरां का चौगा पहने, एक हाथ में 5 परतों वाला भोजन का डिब्बा पकड़े, चेहरे पर मुस्कान लिए वह युवक दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते, क्या ये मास्टर अर्जुन सक्सेना का घर है? मैं जूडी क्वान का कर्मचारी हूँ। हमारे बॉस को पता चला कि आज मास्टर किन का जन्मदिन है। उन्होंने मेरे लिए खास तौर पर खाने की मेज़ बनवाई है। मैं मास्टर किन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। यह उपहार राजेश कुमार ने दिया था। शी रोंगहो को जब पता चला कि आज अर्जुन सक्सेना का जन्मदिन है तो उन्होंने तुरंत घर पर काफ़ी देर तक खोजबीन की और फिर उन्हें ये बीज सामग्री मिली और उन्होंने इसे उसी शहर से भेजा। फ्लैश डिलीवरी सेवा को कॉल करने के तुरंत बाद शी रोंगहो को याद आया कि उसके भावी ससुराल वाले भी मास्टर किन से मिलना चाहते हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे से प्रिया मेहता को फ़ोन करके राजेश कुमार को इस मामले की जानकारी देने को कहा, और इस तरह ये हुआ। अनीता सक्सेना ने बड़ी मेज पर रखे व्यंजनों को देखा और मुस्कुराई। अर्जुन सक्सेना, तुम बहुत गर्वित हो। तुम्हारे पिताजी ने दोस्तों का एक समूह भेजा है, हमें दोपहर का भोजन भी नहीं पकाना पड़ता।
खाना मेज पर था और प्रिया मेहता का तोहफा भी आ गया। अहमदाबाद झील के 2 बड़े डिब्बे थे, एक डिब्बे में 8 जोड़े, हर एक क्रीम और पीले रंग से भरा हुआ, और जब उन्हें बाहर निकाला गया तब भी वे ताज़े थे। अर्जुन सक्सेना ने 8 केकड़े भाप में पकाए थे, इसलिए दोपहर के भोजन में और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राजेश कुमार ने पूरे 12 व्यंजन पकाए और पूरी मेज़ सजा दी। रात के खाने के तुरंत बाद सक्सेना के पिता और मां ने एक वीडियो भेजा। बेटा, मैं तुम्हें 21वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है कि मेरे माता पिता आज आपके जन्मदिन पर आपके साथ झोंग नहीं जा सकते, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी आशा करते हैं कि आप भविष्य में हर दिन खुश रहेंगे, अपनी बहू और अपने बच्चे के परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे। और अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए बेटे की ओर देखा, उनकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। अर्जुन सक्सेना हल्के से मुस्कुराए और बोले, शुक्रिया मम्मी, क्या आप और पापा अभी भी फैक्ट्री में हैं? हाँ, मेरे पापा और मैं दोनों फैक्ट्री में हैं। तुम्हारे पापा रात का खाना बनाने गए थे, हम सुबह जल्दी निकल आए। मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया। वैसे भी फैक्ट्री में कैंटीन है तो हमने यहीं खाना खाया। मुझे लगता है कि अब आपके लिए दोपहर के भोजन का समय हो गया है, इसलिए मैंने आपके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए एक वीडियो बनाया है। क्या अनन्या और अनन्या के माता पिता यहाँ हैं? अनीता सक्सेना ने अपने बेटे से पूछा। अर्जुन सक्सेना अपना मोबाइल फ़ोन लेकर घूम रहे थे और अनन्या शर्मा और सुपरिवार ने अनीता सक्सेना का अभिवादन किया। मां ने उनकी ओर देखा और भावुक होकर कहा, प्रिय अनन्या, मुझे अर्जुन के साथ तुम्हें पाकर राहत मिली है। तभी अर्जुन के पिता, जो 2 लंच लेकर आए थे, वापस आए और देखा कि उनकी पत्नी उनके बेटे के साथ एक वीडियो पोस्ट कर रही है। वे तुरंत पास आए, अपना बड़ा सा सिर वीडियो के पास रखा और खुशी से बोले, बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद पिताजी। फिर किन के पिता और अर्जुन की मां ने वीडियो बंद ही नहीं किया। अर्जुन सक्सेना ने मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रख दिया और सब लोग खाना खाते हुए बातें करने लगे। हालांकि किन के पिता और अर्जुन की मां आज मुंबई नहीं आए थे, लेकिन इस तरह खाना खाते हुए वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे हों। दोपहर में केक की दुकान, जिसे अनन्या शर्मा ने पहले ऑर्डर किया था, आ गई और दूसरा पक्ष केक के लिए कच्चा माल, विभिन्न सांचे और पाइपिंग बैग लेकर आया। अनन्या शर्मा ने इन्हें देखा और फिर मेज पर रखे काले हंस को देखा और अपने होठों को भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। अर्जुन सक्सेना, मैंने आज दोपहर आपके साथ केक बनाने की योजना बनाई थी। मैं बनाऊंगा, आप मुझे देखने और मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे घर पर पहले से ही बना बनाया केक है, तो क्या आप अभी भी केक बना रहे हैं? करो, क्यों नहीं? अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं जो बनाती हूँ वो ब्लैक स्वान जितना स्वादिष्ट तो बिल्कुल नहीं होता। केक में ब्लैक स्वान हर्मीस है। अर्जुन सक्सेना उसके पास आया, उसके कंधों पर हाथ रखा और बोला, क्या काला हंस और क्या सफ़ेद हंस। मेरे विचार से मेरी पत्नी ने जो केक खुद बनाया है वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट केक होगा। बस मेरी पत्नी का मेरे लिए प्यार, यह मुझे लगभग मार रहा है। अर्जुन सक्सेना, तुम तो चालाक हो। अनन्या शर्मा ने ये कहा, पर वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी और अर्जुन सक्सेना को खींचते हुए बोली, चलो हाथ धोकर केक बनाते हैं। लिविंग रूम में अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना तीनों बच्चों के साथ खेल रहे थे। डाइनिंग रूम में अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को प्यार से भरा केक बनाने का निर्देश दिया। अनीता सक्सेना ने अनजाने में सिर उठाया और देखा कि उनकी बेटी सिर झुकाकर अर्जुन सक्सेना से पूछ रही थी कि क्या करना है। अर्जुन सक्सेना ने उनसे कुछ कहा, फिर सीधे शुरू हो गए। उनकी बेटी को पीछे से घेर लिया, उसका हाथ पकड़ा और सजाने लगे। बेटी चौंकी और तुरंत लिविंग रूम की तरफ देखा और पाया कि वह उन्हें देख रही थी। उसकी बेटी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया ताकि अर्जुन सक्सेना की बाहों से छूट सके। अर्जुन सक्सेना हैरान था, बेटी ने शायद समझाया होगा और अर्जुन सक्सेना भी। इस तरफ देखो। हालांकि अर्जुन सक्सेना की प्रतिक्रिया अपनी बेटी से बिल्कुल अलग थी। वह उदारता से मुस्कुराए। अनीता सक्सेना भी मुस्कुराई, पीछे मुड़कर देखा, सिर नीचे किया और बगल में खड़े अर्जुन सक्सेना से बोली, बूढ़े सू, जवान होना अच्छा लगता है और हर चीज़ प्यार में पड़ने जैसी लगती है। यह मीठा और हरा भरा है। सुनील सक्सेना हैरान थे कि उनकी पत्नी अचानक भावुक क्यों हो गईं। अर्जुन सक्सेना के मार्गदर्शन में 2 घंटे के बाद अनन्या शर्मा द्वारा अपने जीवन में पहली बार बनाया गया केक आखिरकार ताज़ा बेक हो गया।
केक का भ्रूण अनन्या शर्मा ने खुद बनाया था और अनन्या शर्मा ने जानबूझकर एक प्रेम का आकार बनाया जो अर्जुन सक्सेना के लिए उनके पूरे दिल और प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर की क्रीम मैंने खुद फेंटी है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके केक पर फैलाया है, साथ ही उस पर तरह तरह के छोटे छोटे फूल और पत्ते भी लगाए हैं। रंग थोड़ा मोरांडी रंग का है जो बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से चाहे आप कुछ भी करें, उसे अच्छा दिखाने के लिए आपके पास कलात्मक कोशिकाएं होनी ही चाहिए। हो गया। अर्जुन सक्सेना, चलो अब एक मोमबत्ती जलाएं और एक इच्छा करें। अनन्या शर्मा ने कई मोमबत्तियां निकाली, एक एक करके, एक दो करके, कुल 21 मोमबत्तियां निकाली। प्रत्येक मोमबत्ती के नीचे एक छोटा सा पात्र रखा ताकि मोमबत्ती के तेल के केक पर टपकने की चिंता न करनी पड़े। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना तीनों बच्चों को मेज पर ले आए। बच्चों को उनकी विशेष चाइल्ड सीट पर बिठाया गया। मेज पर रखे केक को देखकर जिया और रिया अचानक उत्साहित हो गई। हाँ हाँ, केशिन ने घर पर अध्ययन कक्ष के स्थान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अनन्या शर्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि जिन, क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना तुरंत समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, केशिन कहना चाहती है कि मम्मी का बड़ा केक स्टडी रूम में है। पिछली बार जब छोटे ने तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा देखा था तो उसे उस पर लगी मोमबत्तियां बहुत पसंद आई थीं। अब इसे देखकर मुझे लगता है कि मुझे उस केक की याद आ रही है। निश्चित रूप से। के शिन द्वारा अध्ययन कक्ष की ओर इशारा करने के बाद वह मेज पर रखे केक की ओर इशारा करने लगी और हाँ आह कहती रही, मानो वह अपनी बात कहना चाहती हो, लेकिन वह अभी भी बोल नहीं पा रही थी। अनन्या शर्मा अपनी बेटी की बात समझ गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, केशिन, तुम कहना चाहती हो कि तुमने ये पहले भी देखा है ना? इसे बर्थडे केक कहते हैं। इसे हर कोई अपने जन्मदिन पर खा सकता है। आगे जब बच्चों का जन्मदिन आएगा तो मम्मी पापा भी आपके लिए अपने छोटे छोटे केक बनाएंगे। आज पापा का जन्मदिन है तो ये पापा का खास केक है। चलो पापा का जन्मदिन साथ मिलकर मनाते हैं, है ना? ऐसा लग रहा था कि छोटे लड़के को कुछ समझ आ गया है। वह चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन केक को देखकर वह अभी भी बहुत उत्साहित था। अनन्या शर्मा ने मोमबत्ती जलाई और कहा, अर्जुन सक्सेना, चलो तुम्हारे लिए जन्मदिन का गीत गाते हैं। बोलने के बाद उन्होंने नेतृत्व संभाला। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। नीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने तुरंत एक साथ गाना गाया। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तीनों नन्हे मुन्ने महसूस कर सकते हैं कि इस समय माहौल बहुत अच्छा है। माँ, पिताजी और दादा दादी बहुत खुश लग रहे हैं, इसलिए वे भी बहुत उत्साहित हैं। जब बड़े गाते हैं तो तीनों नन्हे मुन्ने आवाज निकालते हैं। आरव जल्दी जल्दी बाबा को पुकारता रहा। आन्या पहले तो चिल्लाई, लेकिन जल्द ही उसे बाबा का उच्चारण याद आ गया और फिर वह अपने भाई के पीछे पीछे पापा को बुलाने लगी। केवल केशिन ही पापा को नहीं बुला सकी और उसके मुंह में चिल्लाए। लेकिन जब वयस्कों ने जन्मदिन का गीत गाना समाप्त कर दिया तो जिया और रिया की बड़बड़ाहट अचानक स्पष्ट हो गई। अनन्या शर्मा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छोटी बच्ची की आवाज सुर में थी। अर्जुन सक्सेना, सुना, केशिन हमसे गाना सीख रही है। अनन्या शर्मा ने उत्साह से अर्जुन सक्सेना का हाथ खींचा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, जिया और रिया को खुशी से देखा और कहा, अच्छा, मैंने सुना। अनीता सक्सेना ने खुश होकर कहा, लगता है हमारी नन्ही रिया का संगीत कौशल बहुत अच्छा है। जब तुम हमारे साथ गुनगुनाओगी तो कोई धुन गुनगुना सकोगी। हो सकता है आगे चलकर तुम एक बेहतरीन गायिका बनो। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें बस अपनी बेटी के भविष्य की खुशी थी। भविष्य के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। बच्चे अभी भी छोटे हैं और उनके माता पिता उनके भविष्य के जीवन, उन्हें क्या पसंद है, वे क्या करना चाहते हैं, ये तय करने में उनकी मदद नहीं कर सकते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे स्वयं ही चुनाव कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा का हमेशा से मानना रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों के जीवन को समय से पहले परिभाषित नहीं करना चाहिए। अर्जुन सक्सेना, इच्छा करें और मोमबत्तियां बुझाएं। अनन्या शर्मा ने तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। लखनऊ में अपने गृहनगर में गर्मी की छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक फ़ोटो एल्बम बनाया था और अब उसमें कई सार्थक तस्वीरें हैं। उनकी और अर्जुन सक्सेना की शादी की तस्वीरों के अलावा बच्चों की भी कई तस्वीरें हैं। बाकी ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हैं। ज़िंदगी में कैद बच्चों के प्यारे पल। आज अर्जुन सक्सेना का जन्मदिन है, जो उनके परिवार के लिए एक अच्छी याद है, इसलिए वह इसे रिकॉर्ड करना चाहती हैं। जब अर्जुन सक्सेना ने अपनी आंखें बंद की और एक इच्छा जताई तो अनन्या शर्मा ने जल्दी से एक तस्वीर ले ली।
कैमरे में अर्जुन सक्सेना की हैंडसम प्रोफाइल को देखकर अनन्या शर्मा जुनूनी रूप से हंस पड़ी। रात के खाने के बाद सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना तीनों बच्चों के साथ नीचे जा रहे थे। अनन्या, अर्जुन सक्सेना, आज रात बच्चों को मेरे और तुम्हारे पापा के साथ सुला देना। आखिरकार हम दोनों एक बार यहाँ आ ही गए। हर बार जब हम वापस जाते हैं तो हमें अपने नाती पोतों से बहुत देर तक दूर रहना पड़ता है। हमें उनकी बहुत याद आती है। जब अनन्या शर्मा ने अपनी मां की बात सुनी तो उसका दिल अचानक खुश हो गया। यदि बच्चे अपने माता पिता के साथ नीचे चले जाएं तो उस रात का आश्चर्य अधिक सुविधाजनक होगा। ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों तीनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। अगर रात में बर्दाश्त न हो तो अनन्या और मुझे बुला लीजिए, हम नीचे आकर मदद करेंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने हाथ हिलाकर कहा, चिंता मत करो अर्जुन सक्सेना, हम ठीक होंगे। अर्जुन सक्सेना आज रात बच्चों के लिए सामान तैयार करने कमरे में गए। अनन्या शर्मा जानबूझकर थोड़ी देर रुकी और फिर उनके पीछे चली गई। इस मौके का फायदा उठाकर उसने अनीता सक्सेना को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में बोली, माँ, अर्जुन सक्सेना आपको बाद में नीचे ले जाएगा। जब समय हो तो आप उसे थोड़ी देर और हो सके तो 1 घंटा और रोकने का कोई तरीका ढूंढना। मैंने उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार किया, लेकिन इसमें समय लगता है। ये सुनकर अनीता सक्सेना हंस पड़ी, अपनी बेटी के हाथ के पीछे थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। अर्जुन सक्सेना जब नीचे से वापस आया तो रात के 11 बज चुके थे। अभी उसकी सास उसे 1 घंटे से ज्यादा देर तक बातें करने के लिए खींचती रही। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। जब वह अपने जूते बदल रहा था तो उसने अपना सिर नीचे किया और एक नज़र में अपने हाथ पर चिपका हुआ नोट देखा। जन्मदिन मुबारक हो अर्जुन सक्सेना, आखिरी तोहफा आ गया है। आगे बस मेरे तीर का अनुसरण करें। तीर की दिशा रेस्टोरेंट की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन सक्सेना वहां गए और उन्हें डाइनिंग टेबल पर एक दूसरा पोस्ट इट नोट मिला। अर्जुन सक्सेना, इस साल तुम्हें अपने साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं भी तुम्हारी खुशी बन सकूंगा। चलिए खजाने की खोज जारी रखते हैं। तीर लिविंग रूम की ओर इशारा कर रहा था और अर्जुन सक्सेना ने एक ही नज़र में सोफे पर लगे नोट को देख लिया। अर्जुन सक्सेना, आपने मेरे और बच्चों के लिए जो कुछ भी लाया है उसके लिए धन्यवाद। हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते रहेंगे। तीसरा तीर अध्ययन की ओर इशारा करता है। अर्जुन सक्सेना के हाथ भगवान ने चूमे होंगे, अन्यथा वह इतनी सुंदर कलाकृति कैसे उकेर सकता था। यह अर्जुन सक्सेना ही था जिसने हमारे परिवार के लिए सोने का पहला बर्तन बनाया था। कड़ी मेहनत अर्जुन सक्सेना, और फिर कहीं और जाएं, इसे देखें। अर्जुन सक्सेना तीर के निशान की दिशा में दूसरे बेडरूम में गए और डेस्क पर पोस्ट इट नोट पाया। शुरुआत में अर्जुन सक्सेना यहीं रहते थे, लेकिन अब सोचती हूँ कि कब की बात है, मुझे अर्जुन सक्सेना के साथ सोना बहुत पसंद है। अर्जुन सक्सेना की बाहें कितनी गर्म हैं। फिर से ढूंढो, आखिरी सरप्राइज जल्द ही मिलेगा। अर्जुन सक्सेना देखने के लिए इतनी दूर तक गए और घर के लगभग हर कोने में घूमे। अनन्या शर्मा ने ढेर सारे पोस्ट इट नोट्स तैयार किए, जिनमें से हर एक में उनके लिए एक स्वीकारोक्ति लिखी थी। अर्जुन सक्सेना ने पोस्ट इट नोट्स छांट कर रख दिए। अपनी हथेली में लेकर वह उन्हें बेडरूम के दरवाजे तक ले गए। अंतिम उपहार यही होना चाहिए। उसने दरवाजा खोला और कमरे के बीच में एक आधी ऊंचाई का उपहार बॉक्स देखा। अनन्या, अर्जुन सक्सेना चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा था कि जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करेगा वह अपनी पत्नी को उपहार के साथ उसका इंतजार करते हुए देखेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसे केवल उपहार ही दिखाई देगा, पत्नी नहीं। लेकिन जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि वहां अनन्या शर्मा जैसी कोई आकृति नहीं थी। उसे कमरे में होना चाहिए था। अर्जुन सक्सेना ने कमरे में चारों ओर नज़र दौड़ाई और अंततः उसकी नज़र सामने रखे उपहार बॉक्स पर पड़ी। उसके मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। उसे पहले से ही पता था कि उसकी पत्नी कहाँ है। ये दिनचर्या पत्नी वास्तव में बुरी तरह से सीखा है। वह उसे एक उपहार के रूप में खुद का इलाज करेंगे। अर्जुन सक्सेना डिब्बे के पास गया और शक से बोला, अरे मेरी बीवी कहाँ है? यहाँ सिर्फ एक ही तोहफा क्यों है? छोड़ो भी, देखते हैं मेरी पत्नी ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है। इस समय बॉक्स में छिपते हुए अनन्या शर्मा का घबराया हुआ दिल फटने को हो रहा था। जब से उसने ये ड्रेस पहनी है उसे हर जगह असहजता महसूस हो रही है। कपड़े पहनते हुए उसने बस आईने में देखा। तस्वीर इतनी शर्मनाक थी कि लोग उसे देख ही नहीं पाए। अर्जुन सक्सेना के लिए उपहार बॉक्स में ऐसी छवि रखना अनन्या शर्मा के लिए वास्तव में संघर्षपूर्ण था। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन प्रिया मेहता और अनीता सक्सेना दोनों ने कहा कि जन्मदिन के उपहार के रूप में घड़ी पर्याप्त नहीं है।
जैसे ही अर्जुन सक्सेना ने दरवाज़ा खोला, अनन्या शर्मा को एक आवाज़ सुनाई दी। उसे बाहर रुक रुक कर कदमों की आहट सुनाई दी। हो सकता है कि अर्जुन सक्सेना ही हो जो उसके द्वारा तैयार किया गया पोस्ट इट नोट ढूंढ रहे हों। ये प्रक्रिया कुछ मिनटों तक चली। वह डिब्बे में इतनी घबराई हुई थी कि कई बार बाहर कूदना चाहती थी या हार मानना चाहती थी। अब तक लगातार कोशिश करने के बाद जब उसे लगा कि अर्जुन सक्सेना ढक्कन उठाने वाला है तो उसकी घबराहट एक पल में चरम पर पहुंच गई। सिर के ऊपर का आवरण उठा और एकाएक रोशनी अंदर आ गई। प्रकाश की हर किरण में झुलसाने वाली शक्ति थी। अनन्या शर्मा खड़ी हो गईं, उनकी भौहें और आंखें शर्मीली मुस्कान के साथ नीचे झुक गईं। उन्होंने केवल अर्जुन सक्सेना को सावधानी से देखने का साहस किया और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन सक्सेना, जन्मदिन मुबारक हो। ये मेरी तरफ से आपके लिए उपहार है। जिस क्षण अर्जुन सक्सेना की नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, तुरंत ही यह और गहरा हो गया। उसने अपना हाथ सीधे बढ़ाया, अपनी पत्नी को तुरंत ऊपर उठाया, फिर उसके पूरे शरीर को उपहार बॉक्स से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पत्नी, आज मुझे यही सबसे अच्छा उपहार मिला है, अर्जुन सक्सेना ने धीमी आवाज में कहा। अनन्या शर्मा शर्मा गईं। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना को ये कहते सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। अर्जुन सक्सेना, क्या आपको ये वाकई पसंद आया? मेरे पेट पर स्ट्रेच मार्क्स अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर आपको यकीन न हो तो मैं आपको कहीं और बता दूंगी। अगली सुबह अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की जैविक घड़ियां सामूहिक रूप से फेल हो गईं और वे 9 बजे तक नहीं जागे। कल रात मैं बहुत थक गया था। अर्जुन सक्सेना ने सोने से पहले अलार्म घड़ी बंद कर दी। अब घर पर 2 और मौसी हैं और मम्मी पापा भी हैं। बच्चे की देखभाल साथ साथ करने से वो और अनन्या शर्मा कुछ देर के लिए सुस्त हो सकते हैं। सुबह उठने के बाद दोनों बच्चों और उनके माता पिता को लेने गए। दोपहर में अर्जुन सक्सेना ने खुद खाना बनाया। वह जानता था कि सुनील सक्सेना को ये पसंद आएगा। कल उसका जन्मदिन था। जन्मदिन की स्टार होने के नाते अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा उसे खाना बनाने ही नहीं देती। दोपहर का खाना जूडी क्वान ने मंगवाया था और रात का खाना अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना ने बनाया था। अगर सुनील सक्सेना अर्जुन सक्सेना का खाना नहीं खा पाते तो उन्हें निराशा होती। लंच के दौरान अर्जुन सक्सेना ने कहा, मम्मी पापा इस बार यहाँ आए तो बस कुछ दिन और रुकें। सुनील सक्सेना ने तेल से भरा मुंह खाया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा होता है कि कंपनी के पास हाल ही में करने के लिए कुछ नहीं है। यदि वह कुछ दिन और रुक जाए तो वह अर्जुन सक्सेना के हाथ का बना और भी खाना खा सकेगा। अनीता सक्सेना उसकी तरह लालची नहीं थी, लेकिन वह कुछ दिन और रुकने को तैयार थी। वह अपनी बेटी और बच्चों से ज्यादा मिलने के लिए बहुत खुश थी। फिर भी उसने कारण पूछा। आखिर वे दोनों यहाँ उसकी बेटी और अर्जुन सक्सेना की नन्ही सी जिंदगी में खलल तो डालेंगे ही। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं दोपहर में अनन्या को कंपनी के साइट चयन को दिखाने ले जाना चाहता हूँ। एनिमेशन कंपनी कुछ समय से तैयारी कर रही है। अनन्या ने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है और कुछ कर्मचारियों को काम पर रखा है। अंकल झांक की पांडुलिपि, उन्होंने लगभग 1 लाख शब्द लिखने का काम पूरा कर लिया है। वे इस महीने के अंत तक हमें पांडुलिपि सौंप सकेंगे। पांडुलिपि तैयार होने के बाद कंपनी का संचालन शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं जल्द से जल्द कंपनी चलाना चाहता हूं। मैंने तारीख देखी, 7 अक्टूबर कंपनी खोलने के लिए एक अच्छा दिन है। मैं चाहता हूं कि अनन्या की एनिमेशन कंपनी 7 तारीख को आधिकारिक तौर पर खुल जाए। जब मेरे माता पिता यहाँ होंगे तो अनन्या ज़्यादा खुश होगी। मुंबई और अहमदाबाद पास पास नहीं है और इधर उधर भटकना बहुत थका देने वाला है। 28 तारीख को मेरे माता पिता कुछ और दिन रुकेंगे, राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के समय, और अनन्या और मैं भी आपके साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। अनीता सक्सेना ने तुरंत कहा, ठीक है। अनन्या की कंपनी 7 तारीख को खुल रही है, फिर लाओसू और मैं उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद वापस चले जाएंगे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, क्या हम कंपनी की साइट का चयन देखने जा रहे हैं? तुमने कहा था कि तुम मुझे परसों बाहर ले जाना चाहते थे, क्या तुम्हारा यही मतलब था? हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। फिर तुम 2 दिन बाद उसे देखने जाना। तुम्हारे पापा और मैं घर पर बच्चे की देखभाल में तुम्हारी मदद करेंगे, अनीता सक्सेना ने कहा। दोपहर में अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को घर दिखाने ले गए। वह पहले भी वेबसाइट को लेकर आशावादी थे और अब वह अनन्या शर्मा को भी वेबसाइट देखने के लिए लेकर आए।
अर्जुन सक्सेना ने जिस कंपनी का स्थान चुना था वह उनके वर्तमान निवास स्थान से 15 मिनट की पैदल दूरी पर था और स्कूल भी लगभग उसी समय था। तीनों स्थानों को मिलाकर एक त्रिकोण बन गया। ये 2 मंजिला एक छोटा सा ऊपरी कमरा है। पहले यह एक चाय का कमरा हुआ करता था। सजावट उदार और सुरुचिपूर्ण है और रोजाना चाय की खपत ज्यादा नहीं होती, इसलिए घर अंदर और बाहर से अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। नीचे और ऊपर का क्षेत्रफल मिलाकर 300 वर्ग मीटर है, जो एक स्टार्टअप कंपनी के लिए पर्याप्त है। छोटी सी इमारत के पीछे गली के बगीचे की चट्टानें हैं और सामने का हिस्सा राष्ट्रीय सड़क की ओर है। राष्ट्रीय सड़क के बाहर एक लंबी नदी बहती है। दक्षिण पूर्व की ओर स्थित होने के अलावा और पूर्व से बैंगनी हवा आ रही है। इस छोटी सी इमारत को एक समृद्ध दुकान होना चाहिए था, लेकिन पिछले मालिक ने एक चाय घर खोलने का विकल्प चुना, जो अच्छे संसाधनों की बर्बादी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने होने के कारण यहाँ लगभग कोई अतिरिक्त पार्किंग स्थान नहीं है। चाय पीना एक सुकून भरा और सुखद स्थान है, लेकिन ये जगह बहुत शांत है और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। वास्तव में इस स्टोर ने कई स्टोर बदले हैं और बहुत सारे व्यवसाय किए हैं, जैसे कि ब्यूटी सैलून, रेस्तरां, कपड़ों की दुकानें, चाय घर आदि, लेकिन अंत में इन दुकानों को पैसे का नुकसान हुआ और उन्हें पट्टा वापस करना पड़ा। क्योंकि इस स्टोर के उज्ज्वल पक्ष से फेंग शुई वास्तव में बहुत समृद्ध है। इतने सारे लोगों ने इस जगह को किराए पर लिया, लेकिन अंत में सबका नुकसान हुआ। सबको लगा कि यहाँ फेंग शुई में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसे देख नहीं पाए। इसलिए पिछले टी हाउस मालिक के लीज छोड़ने के बाद से अब तक इस इमारत का कोई पता नहीं चला। पिछले आधे साल से इसे किराए पर नहीं दिया गया है। जब अर्जुन सक्सेना यहाँ देखने आए तो उन्हें यहाँ समस्या समझ में आ गई। दरअसल समस्या फेंग शुई की थी, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं है, इसे आसानी से हल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने गणना की है कि यह घर उनकी पत्नी के भाग्य के लिए बहुत उपयुक्त है और यह उनकी पत्नी के धन के लिए बहुत उपयुक्त है। जब तक धन के रिसाव की समस्या हल नहीं हो जाती, ये भवन, जहां अनन्या शर्मा कंपनी चलाती हैं, समृद्ध रहेगा। उसने अन्य स्थान भी देखे हैं और आसपास की अन्य दुकानें इस दुकान जितनी अच्छी नहीं हैं। अनन्या शर्मा कार से उतरी और तुरंत ही सामने स्थित 2 मंजिला इमारत से प्यार हो गया। वाह अर्जुन सक्सेना, यह इमारत बहुत खूबसूरत है। पीछे सड़क पर पार्क होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ पर बनी हो। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। इस जगह का फेंग शुई अच्छा है और मैंने हिसाब लगाया है कि यह जगह आपके लिए लाभदायक है। यहाँ अपनी कंपनी खोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अनन्या शर्मा को तो यहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत लगता है। अगर वो रोज यहाँ काम करने आएगी तो उसे ज़रूर खुशी मिलेगी। अब जब अर्जुन सक्सेना कहते हैं कि यहाँ बहुत खुशहाली है तो उन्हें ये और भी अच्छा लगता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अर्जुन सक्सेना उसे अंदर ले गया। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के हाथ से चाबी उसके पास थी, इसलिए वह सीधे अंदर जाकर देख सकता था। चाय घर में लगभग सभी चीजें खाली कर दी गई हैं। घर बहुत साफ है और पहली नज़र में दृश्य बहुत विस्तृत है। अनन्या शर्मा ने ऊपरी और निचली दोनों मंजिलों को देखा, एक जगह देखी और यह भी सोचा कि इस जगह का क्या उपयोग किया जा सकता है। एनिमेशन कंपनी में ज्यादातर कर्मचारी युवा हैं। उस समय सभी लोग दूसरी मंजिल पर कार्यालय क्षेत्र रखेंगे और पहली मंजिल का उपयोग मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाएगा। पहले टी हाउस में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा कमरा अब चाय के कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे दूसरी मंजिल पर अलग किया जा सकता है। एक स्वतंत्र कार्यालय, क्योंकि दूसरी मंजिल लगभग फर्श से छत तक खिड़कियों से भरी है। इतनी चमकदार कार्यालय पेंटिंग में बैठना निश्चित रूप से शानदार होगा। क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी के चेहरे पर नजर डाली और असल में उसे पहले से ही जवाब पता था। अनन्या शर्मा उत्साहित दिखी, लेकिन तुरंत सिर हिलाया नहीं, बल्कि बोली, पतिदेव, यहाँ का वार्षिक किराया सस्ता तो नहीं होना चाहिए ना? दरअसल मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था। अब जब एनिमेशन कंपनी नई स्थापित हुई है तो हमें बस एक छोटा सा ऑफिस एरिया चाहिए और इसे नीचे हमारे लिविंग रूम में रखना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा सकता है और इतनी बड़ी रकम खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा ऑफिस किराए पर लेने के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए। और हाँ, क्या हम अगले साल घर नहीं खरीदेंगे? शायद हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। वो यहाँ से बहुत दूर है और उस समय कंपनी भी दूसरी जगह चली जाएगी। अगर हम इतनी बड़ी जगह किराए पर लेंगे तो क्या ये बेकार नहीं होगा? तो
नए घर में जाने से पहले आइए नीचे की मंजिल पर आराम से बैठ जाएं और काम करें। मुझे लगता है कि कई कंपनियां पहले अपने कार्यालय समुदाय में आवासीय भवनों में ही खोलती हैं। अनन्या शर्मा जानती हैं कि इस छोटी सी बिल्डिंग का किराया बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। हालांकि उन्हें ये बहुत पसंद है, लेकिन अभी वे दोनों अपने बिजनेस के शुरुआती दौर में हैं और अगले साल 6 करोड़ का घर खरीदेंगे, तो अभी वे थोड़ी बचत कर सकते हैं। और जब नया घर खरीदेंगे तो अगर उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हों तो उस समय वे किसी बड़े ऑफिस में भी जा सकते हैं। धीरे धीरे अर्जुन सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, कैसा रहेगा? मेरी अनन्या की कंपनी उन छोटी कंपनियों की तरह रिहायशी इमारत में कैसे रह सकती है? बीवी, मुझे पता है तुम थोड़ी बचत करना चाहती हो, लेकिन ऑफिस किराए पर लेकर हम पैसे नहीं बचाते, क्योंकि हम एक कंपनी शुरू कर रहे हैं, इसलिए लाइसेंस तो लेना ही होगा। आप भविष्य में एनिमेशन कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत से ही हमें पैटर्न खोलना होगा ताकि कर्मचारियों और सभी को पता चले कि आपकी कंपनी शुरू से ही ऐसी है। अर्जुन सक्सेना ने अंगूठा दिखाया। अपने पति की बातें सुनकर अनन्या शर्मा को अचानक लगा कि उसके अंदर की लड़ने की भावना प्रज्वलित हो गई है और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कंपनी में अच्छा काम कर पाऊंगी और मैं जल्द ही घर के किराए के पैसे वापस कमा लूंगी। यद्यपि अधिकांश कार्टून घाटे में चल रहे हैं, फिर भी उनका मानना है कि वे पैसा कमा सकती हैं। अर्जुन सक्सेना ने उसे चूमा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। टहलना, तो चलिए अब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को मध्यस्थ कंपनी में लेकर आए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने तुरंत उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। श्रीमान किन, क्या आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं? हमने अनुबंध तैयार कर लिया है और मकान मालिक ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपके हस्ताक्षर करते ही हमारा किराए का अनुबंध आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की पीठ थपथपाई और कहा, अनन्या, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लीज कॉन्ट्रैक्ट और किराए का हिस्सा भी टैक्स खर्च में कटौती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इसे फाइनेंस को सौंप दूंगा। अनन्या शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाएंगी और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे किराए के नंबर पर नज़र डाली और हैरान हुए बिना नहीं रह सकीं। मकान की किराए की अवधि 1 वर्ष है और किराया 10 लाख है। हालांकि मुझे पता है कि स्कूल के पास की दुकानों का किराया कम नहीं है, लेकिन 1 लाख प्रति वर्ष बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले अनुबंध पढ़ लिया है, मैं इस पर हस्ताक्षर करूंगा और आप हमारी सनकिंझाई इनोवेशन कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक मुहर लगाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने ब्रीफकेस से आधिकारिक मुहर निकालते हुए कहा। जब पति पत्नी सहयोग करते हैं तो अर्जुन सक्सेना हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और अनन्या शर्मा सनकिंझाई क्रिएटिव कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक मुहर लगाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि यह एनिमेशन कंपनी सनकिंझाई क्रिएटिव कंपनी लिमिटेड के व्यापार लाइसेंस के साथ पंजीकृत कंपनी है, अतः कानूनी व्यक्ति सनकिंझाई क्रिएटिव कंपनी लिमिटेड है। जब अनन्या शर्मा ने देखा कि अर्जुन सक्सेना ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो उसने आधिकारिक मुहर उठाई, गहरी सांस ली और फिर उसे दबा दिया। दबाते ही उसे लगा कि उसके शरीर में दर्द हो रहा है। 1 मिलियन प्रति वर्ष किराया, लेकिन इस स्थान के बारे में सोचें तो दुकान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वास्तव में 10 लाख की जरूरत है। वास्तव में अनन्या शर्मा को यह नहीं पता था कि 1 मिलियन की कीमत मकान मालिक द्वारा लगातार कई बार कीमत कम करने का परिणाम थी और शुरुआत में ये 2 मिलियन थी। क्योंकि ये दुकान और इसका प्रमुख स्थान वास्तव में पैसे के लायक है और इसके बगल की कुछ दुकानें भी क्षेत्रफल के हिसाब से उसी कीमत पर हैं। लेकिन चूंकि इस दुकान के मालिक को घाटा हो चुका है, इसलिए कोई भी इसे किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार व्यापार का उद्देश्य पैसा कमाना है और कोई भी पैसा खोना नहीं चाहता। परिणामस्वरूप मकान मालिक को कीमत घटाकर प्रति वर्ष 1 मिलियन तक करनी पड़ी। वहां पर रियल एस्टेट सलाहकार ने तुरंत अनुवर्ती प्रक्रिया को संभालने का अनुबंध ले लिया और अनन्या शर्मा अभी भी वहां बैठी हुई थोड़ी चकित थी। 10 लाख ऐसे ही दे दिए गए। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने सिर घुमाया और अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, मैं ज़रूर कड़ी मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द 10 लाख वापस कमाने की कोशिश करूंगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, अच्छा, मुझे विश्वास है आप ठीक हो जाएंगे। कंपनी का कार्यालय स्थान किराए पर लेने के बाद अभी 2:30 बजे ही बजे थे, इसलिए अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को फर्नीचर सिटी और कंप्यूटर सिटी ले गए और डेस्क, ऑफिस कंप्यूटर और डिजिटल स्क्रीन का एक बैच खरीदा।
सबसे पहले ऑफिस के लिए ज़रूरी सारा सामान खरीद लो। अनन्या शर्मा जो और चीज़ें खरीदना चाहती हैं, मैं भी वो सब खरीद लेती हूँ जो मुझे याद आता है, जैसे कि पानी के डिस्पेंसर, कॉफ़ी मशीन और नीचे रिसेप्शन हॉल में ज़रूरी सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी मुझे फ़िलहाल उम्मीद नहीं थी। आप इन्हें खुलने से पहले ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और धीरे धीरे भर सकते हैं। घर आज ही किराए पर दिया गया है। मॉडिफिकेशन, ये सब अनन्या शर्मा की मर्जी के मुताबिक है। सारा काम निपटा कर जब दोनों फर्नीचर सिटी से बाहर निकले तो शाम हो चुकी थी। वे आज पूरी दोपहर बाहर रहे और वे दोनों तुरंत घर भागे। घर पर 3 नन्हे मुन्ने बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। भले ही वे पूरी दोपहर थके हुए हों, लेकिन घर जाने का सोचकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा खुश हो जाते हैं। मैं खुशी खुशी घर आया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने 3 छोटे बच्चों को एक दूसरे से ज़्यादा जोर से रोते हुए सुना। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने एक दूसरे की ओर देखा, जल्दी से अपने जूते बदले और बच्चों को देखने के लिए लिविंग रूम में चले गए। क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने तीनों आयाओं की गोद में रोते हुए बच्चों को देखते हुए व्यथित भाव से पूछा। जब तीनों नन्हे बच्चों ने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को देखा तो वे उनके माता पिता के पास पहुंचने लगे। बाबा, वो अनन्या शर्मा ने सबसे छोटी बेटी को संभाला। अर्जुन सक्सेना ने एक हाथ में अपने बेटे को और दूसरे हाथ में अनन्या को संभाला। दोनों ने संकट में फंसे बच्चों को सांत्वना दी। क्या बात है रिया, क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है? मम्मी पापा दोपहर को काम से बाहर गए थे, क्या ये वापस नहीं आ रहा? आरव, आन्या, तुम अब 5 महीने की हो गई हो। तुम्हारे साथ घर पर 3 मौसी और तुम्हारे दादा दादी हैं। तुम इतना उदास क्यों रो रही हो? तीनों छोटे कुत्ते अपने माता पिता की गोद में लेटे हुए उदास होकर रो रहे थे। तीनों चाचियों ने देखा कि बच्चे इतनी जोर से रो रहे थे कि वे कुछ देर तक बोल नहीं पाए। तो झांग याक्सियन खड़े हुए और कहा, बच्चे इतना रो कैसे सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं? वे लड़ रहे हैं। दोपहर में तीनों नन्हे बच्चे जाग गए। तुम्हारे पापा और मैंने तीनों आंटियों को उनके साथ खेलने के लिए मैट पर बिठाया। शुरुआत में हमने खूब मस्ती की। सबके हाथों में छोटे छोटे खिलौने थे। पता नहीं क्यों, आरव, वह अपने छोटे छोटे खिलौनों से नहीं खेल रही थी। उसे आन्या का खिलौना छीनना था। आन्या भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। दोनों ने मिलकर उसे संभाला। नतीजा ये हुआ कि आन्या का हाथ गलती से रिया पर लग गया और रिया भी लड़ाई में शामिल हो गई। अनीता सक्सेना की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा थोड़ा उलझन में पड़ गए। क्या बच्चे लड़ रहे हैं? वे अभी भी बहुत छोटे हैं, क्या वे लड़ेंगे? क्या तीनों छोटे बच्चे पहले ठीक नहीं थे, फिर अचानक उनमें झगड़ा क्यों हो गया? अनन्या शर्मा ने अपनी तीनों नन्ही प्यारी बेटियों को अचरज भरी निगाहों से देखा। जाहिर है, उनकी गोद में ये तीनों नन्हे बच्चे हमेशा से ही अच्छे और प्यारे रहे हैं। ये सबसे गहरा रिश्ता है, तो फिर अचानक ये क्यों झगड़ने लगे? अपनी बेटी को यकीन न होता देख अनीता सक्सेना ने अनन्या का छोटा सा हाथ पकड़ा और बोली, देखो, ये रहा सबूत। आरव घबरा गया और अनन्या को काटने लगा, लेकिन रिया ने गलती से आरव का हाथ खरोंच दिया। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने नीचे देखा तो आरव के हाथ के पीछे एक छोटा सा लाल निशान था। अनन्या का छोटा सा मांसल हाथ भी लाल था और एक अलग से छोटा सा दांत का निशान था, जो आरव की कृति लग रहा था, क्योंकि वह उस पर एक छोटा सा दांत निकला हुआ था। अर्जुन सक्सेना थोड़ा असहाय था, क्योंकि उसने देखा कि बच्चों की भी छोटी छोटी भावनाएं होती हैं। उसने अपने बाएं हाथ में आरव और दाएं हाथ में अनन्या को थाम रखा था। नतीजा ये हुआ कि दोनों नन्हे बच्चे उसकी गोद में एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते थे और वे सभी अर्जुन सक्सेना के कंधों पर लेट गए। बच्चों, तुम लड़ कैसे सकते हो? तुम दुनिया के सबसे करीबी लोग हो और तुम दोनों अपनी माँ के पेट से एक साथ निकले हो। अनन्या शर्मा ने तीनों दुखी नन्हे मुन्नों को देखा और हंसी मजाक और बेबसी से कहा। घर में इतने सारे वयस्कों के देखते रहने के कारण बच्चों की लड़ाई से कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ, लेकिन 3 छोटे बच्चे खिलौनों के कारण लड़े, जो अनन्या शर्मा के लिए अप्रत्याशित था। इस समय चाची चेन, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने कहा, सर, मिस, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सामान्य है। मैंने पहले भी कुछ समय एकांतवास केंद्र में बिताया है और शिशुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। 5 महीने के बच्चे की अपनी भावनाएं और चेतना होती है और वह उन्हें व्यक्त करना ज्यादा पसंद करता है। 3 छोटे खजाने हर दिन एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ तक कि सबसे अच्छे दोस्तों में भी कभी कभी संघर्ष होता है, खासकर जब वे अभी भी बच्चे हैं और अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं जानते हैं। क्योंकि खिलौनों को हथियाना थोड़ा अप्रिय है, इसलिए वे सबसे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं।
इसे व्यक्त करें। और जब वे तीनों अभी लड़ रहे थे, हम सब वहां थे और छोटा लड़का असल में लड़ नहीं रहा था। आरव ने आन्या का हाथ इसलिए काटा क्योंकि वे दोनों उस समय छोटी गुड़िया लूट रहे थे। टॉम ने कसकर पकड़ रखा था। आरव उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह काट लिया, ये सोचकर कि वह उस समय गुड़िया को काटना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बहन को काट लिया। रिया द्वारा आरव को खरोंचने की बात भी है और उसने बस अपना हाथ हिलाया और गलती से एक निशान निकल आया। तीनों छोटे बच्चे जब एक साथ खेल रहे थे तो थोड़ा शोर मचा रहे थे, लेकिन वे वास्तव में लड़ नहीं रहे थे। ये स्थिति सामान्य है। हम आमतौर पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों को समय रहते रोक लेते हैं। चाची चेन की बातें सुनने के बाद झांग याक्सियन ने उस समय के बारे में सोचा जब अनन्या शर्मा 5 या 6 महीने की थी और कहा, मुझे याद है जब अनन्या 6 महीने की थी तो उसे अचानक अपना छोटा गुस्सा आ गया था, और एक बार जब मैं तुम्हें ले गया तो मैंने तुम्हें एक खिलौना दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, और तुमने गुस्से में खिलौना फेंक दिया और गलती से मुझे मार दिया। उस समय मेरी माँ हमेशा दुखी रहती थी, ये सोचकर कि मेरी प्यारी बेटी वास्तव में मुझे मारती है, लेकिन अब जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप उस समय अपनी दुखी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आंटी झांग बोली, हाँ मिस सू, याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आन्या ने तुम्हें सबसे पहले गले मिलते देखा था और वो अभी भी थोड़ी उदास थी। मुझे लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी चेतना आ गई है। वैसे आगे से हमें बच्चों की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तीनों नन्हे मुन्नों में अभी अभी झगड़ा हुआ है और वे अभी भी अकड़ रहे हैं। रिया को देखो, उन्होंने जानबूझकर मुंह फेर लिया, मुंह फेरने को तैयार नहीं। मेरे भाई बहन को देख रहे हो? अनन्या शर्मा ने गोद में ली हुई छोटी बेटी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। चाची चेन ने कहा, ये ठीक है मिस सू, 3 छोटे खजाने पैदा होने के बाद से एक साथ बड़े हुए हैं और उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन कभी कभी पैरों की एक जोड़ी के पंजे गलती से जूते में टकरा जाते हैं। छोटे लोग हर दिन एक साथ रहते हैं, थोड़ा संघर्ष होना सामान्य है, और एक दूसरे के साथ दौड़ने के बाद रिश्ता केवल बेहतर हो जाएगा। हाँ, बच्चे भुलक्कड़ हैं और अनुमान है कि वे कुछ समय बाद फिर से एक साथ खेलेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है, ये छोटा सा संघर्ष आधे घंटे से अधिक समय तक चला। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वापस आने के बाद तीनों नन्हे बच्चों के साथ रहे, लेकिन एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहे। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें चटाई पर लिटा दिया और खिलौनों से खेलने लगे। जब सभी वयस्कों ने तीनों छोटे बच्चों की अजीब सी हालत देखी तो वे हंस पड़े। लगभग आधे घंटे तक तीनों छोटे खरगोश आपस में खेलते रहे, लेकिन उन छोटे खरगोशों ने उनके पेट पर थपथपाकर उसे गाने पर मजबूर कर दिया। उसे संगीत सुनना बहुत पसंद है, लेकिन जब वह संगीत सुनती है तो एक छोटी सी गोल गेंद अचानक उसके सामने लुढ़क जाती है। छोटा लड़का एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां गेंद लुढ़की थी और उसकी नज़रें आरव से मिलीं। आरव अभी अपनी छोटी कठपुतली के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे भी अकेले खेलना उबाऊ लगने लगा, इसलिए वह बीच बीच में चुपके से अपनी बहनों की तरफ देख लेता। वह शायद जानता था कि वे एक दूसरे के साथ संघर्ष में थे और आरव भी बर्फ तोड़ने के लिए थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए छोटे लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर उस छोटी गेंद को उठाया जिसे वे तीनों अक्सर एक दूसरे को फेंकते थे, अपने हाथ से फिसलने का नाटक किया और गलती से उसे फेंक दिया। छोटी बहन वहां, वे तीनों अक्सर इस छोटी सी गेंद से खेलते थे। जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा होते थे तो वे उससे खेलते थे। तुम मुझे गेंद देते हो, मैं उसे गेंद देता हूं और वह गेंद को वापस देता है। इस तरह तीनों एक छोटा सा त्रिकोण बनाकर गेंद उछालने का खेल खेलते रहते थे। अब आरव ने गेंद के शिन की ओर फेंकी। छोटे लड़के ने इसके बारे में सोचा और फिर हमेशा की तरह गेंद अपनी बहन की ओर फेंक दी। आन्या दरअसल बहुत देर से खेल खेल कर थक गई थी। अभी अभी जब उसके भाई बहन गेंदें खेल रहे थे तो उसने यह महसूस किया और मन ही मन थोड़ा उदास हो गई। लेकिन अब जब मेरी बहन ने गेंद आन्या की तरफ फेंकी तो आन्या तुरंत खुश हो गई। रिया की ताकत अपेक्षाकृत कम थी और गेंद आन्या के पैरों तक ही लुढ़की, इसलिए उस छोटे से बच्चे ने गेंद को लात मारी और फिर गेंद पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने अपनी बाहों में लेकर गेंद अपने बगल में बैठे आरव की तरफ फेंकी। इस ऑपरेशन से तीनों छोटे बच्चों के बीच का शीत युद्ध तुरंत टूट गया। आरव ने गेंद फेंकना जारी रखा और 2 चक्कर लगाने के बाद तीनों छोटे बच्चे फिर से हंसने लगे। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना तीनों नन्हे मुन्नों पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल
शुरुआत में उन्होंने बच्चों के आपसी झगड़ों को सुलझाने में उनकी मदद करने के बारे में सोचा था, लेकिन अनीता सक्सेना ने कहा कि बच्चों के लिए खुद ही ऐसे झगड़ों को सुलझाना बेहतर है, क्योंकि बातचीत में माता पिता की प्राथमिकता होती है। ऐसा करने से बच्चे बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और फिर ईर्ष्या से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते हैं, ऐसे विरोधाभास बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्हें आपस में सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। अब 3 छोटे बच्चे, क्या यह मेल नहीं खाएगा? अगली तारीख 29 तारीख है और 2 दिन बाद 11 तारीख को छुट्टी रहेगी। आमतौर पर राष्ट्रीय दिवस पर विश्वविद्यालयों में 7 दिन की छुट्टी होती है। आज अर्जुन सक्सेना के स्कूल में मेरी क्लास है, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही क्लास के लिए निकल गया। जब वे कक्षा में पहुंचे तो तीनों रूममेट पहले ही आ चुके थे और उन्होंने अर्जुन सक्सेना को पहले से ही सीट पर बैठने में मदद की। मुंह में रोटी दबाए अमित खन्ना ने अर्जुन सक्सेना को तीखी निगाहों से देखा और तुरंत स्पष्ट स्वर में चिल्लाया, भाई अर्जुन, इधर। अर्जुन सक्सेना उनके पास आए और सबसे बाहरी स्थान पर बैठ गए। अर्जुन भाई, नाश्ता कर लिया? मैंने यहाँ बहुत सारा नाश्ता खरीदा है, क्या तुम भी कुछ खाओगे? अमित खन्ना ने नाश्ते का बैग निकाला, जिसमें 6 ज़ियाओलोंग बाओ, 10 तले हुए पकौड़े और 1 कप सोया दूध था। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने घर पर नाश्ता कर लिया है, आप खुद खा लीजिए। विक्रम पटेल ने कहा, अमित खन्ना, कम खाओ, अब हमारे डॉर्मेट्री में 2 सिंगल डॉग बचे हैं। सिंगल डॉग को हटाने से पहले तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गर्लफ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कहा अमित खन्ना, मुझे और भाई अर्जुन को देखो, हम दोनों में से कोई भी, जिसका कोई साथी हो, तुम्हारी तरह गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं करता, खासकर मैं। गर्मी की छुट्टियों में मैंने 20 पाउंड वजन कम कर लिया था और अब मुझे चावल का एक निवाला और खाने का मन कर रहा है। अपराध बोध हो रहा है, तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, राहुल मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर अमित खन्ना ने अपने हाथ में रखे नाश्ते की तरफ देखा, राहुल मेहता और विक्रम पटेल की तरफ नाराजगी से देखा और कहा, तुम दोनों बहुत ज्यादा हो। भाई अर्जुन, जरा मेरी मदद करो, ये दोनों कमीने रोज डॉर्मेट्री में मेरे फिगर का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वजन बढ़ना मेरी समस्या है? ये खाने की समस्या है। क्या गर्मी की छुट्टियों में मेरा वजन इतना बढ़ गया, इसकी वजह मेरी माँ का खाना इतना स्वादिष्ट नहीं है? मेरे शरीर पर चर्बी का 1 पाउंड मांस नहीं, बल्कि मेरी माँ के लिए मेरा गहरा प्यार है। आंटी को बहाना मत बनाओ। अमित खन्ना, मुझे नहीं लगता कि आंटी ने तुम्हारा वजन कम नहीं होने दिया। विक्रम पटेल ने तो मौके पर ही उसकी पोल खोल दी, सुना है आंटी ने उस रात मुझे फ़ोन करके स्कूल में कम खाने को कहा था। अर्जुन सक्सेना उन तीनों को हंगामा करते देख अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। सोच रहा था कि आधे साल से भी ज़्यादा पहले मैं भी उनमें से एक था। हर रोज़, चाहे कक्षा में हो या छात्रावास में, चारों बड़े लड़के आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन अब अपने रूममेट्स को देखकर अर्जुन सक्सेना की मानसिकता बस एक बच्चे को देखते हुए एक वयस्क जैसी ही हो जाती है। शायद यही पिता बनने के बाद आई जिम्मेदारी और परिपक्वता का एहसास है। राहुल मेहता ने कहा, ठीक है अमित खन्ना, परेशानी मत करो, इस गर्मी में तुम्हारा शरीर काफ़ी मोटा हो गया है। चलिए, और कुछ नहीं कहते, अपनी सेहत के लिए आपको फिट रहना ही होगा। अगर आप सचमुच खाना नहीं चाहते तो ज़्यादा व्यायाम करें। इतना कहकर राहुल मेहता ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और पूछा, भाई अर्जुन, पिछली बार जब मैंने तुम्हें मोमेंट्स पर पोस्ट करते देखा था तब तुम्हारी शैम्पू की फैक्ट्री खुल चुकी थी। हाँ, अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। जब राहुल मेहता और उनके तीनों साथियों ने अर्जुन सक्सेना को सिर हिलाते देखा तो वे तुरंत एक साथ इकट्ठा हो गए और छोटे मोटे प्रशंसकों की तरह बातचीत करने लगे। भाई अर्जुन, हमें एक एजेंसी योग्यता दीजिए ताकि हम आपके शैम्पू का स्कूल में ऑनलाइन प्रचार कर सकें। हाँ भाई अर्जुन, हम पिछले कुछ दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम अभी स्कूल में हैं और हमारे पास काफ़ी खाली समय है, लेकिन साथ ही एक छात्र होने की हमारी सीमाएं भी हैं। हमारी योजना सबसे पहले स्कूल में बाजार खोलने की है। बालों के झड़ने की समस्या अब सिर्फ मध्यम आयु वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं रही। हम युवा लोग देर रात तक जागने और अनियमित काम आराम के कारण बालों के झड़ने और बालों के झड़ने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों की मंडली में उन लड़कियों को ये कहते हुए देखता हूँ कि वे गंजा बच्चा हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे किन के एंटी हेयर लॉस शैम्पू और हेयर ग्रोथ लिक्विड का कॉलेज के छात्रों के बीच भी एक निश्चित बाजार है। हमने एक ग्रुप शुरू किया है और अब इसमें 300-400 लोग हैं। हमारी योजना पहले ग्रुप में ही इसका प्रचार करने की है।
आप तीनों ने अपनी बात रखी। अर्जुन सक्सेना को पिछले कुछ दिनों में हुई चर्चाओं और विचार विमर्शों के सभी परिणाम बताए और यहाँ तक कि अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर अपने समूह में भी गए ताकि अर्जुन सक्सेना उनके प्रयासों को देख सकें। अर्जुन सक्सेना ने भी सकारात्मक जवाब दिया, आपके विचार ठीक हैं। कॉलेज के छात्र वाकई बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं और हमारा शैम्पू महंगा भी नहीं है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में से एक है। अगर यह कारगर रहा तो मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही बाजार में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आप तीनों मुझे आधिकारिक तौर पर फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करना काफ़ी औपचारिक नहीं है। क्या आप अभी व्हाट्सएप पर एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उसका प्रचार कर सकते हैं और फिर उसे स्टोर पर डाल सकते हैं। शैम्पू का लिंक सारी खरीदारी स्टोर के लिंक के जरिए होती है ताकि आप पहले व्हाट्सएप पर छोटी सी दुकान का प्रचार कर सकें, ताकि जब हम स्नातक हों तब भी आप इस छोटी सी दुकान का इस्तेमाल जारी रख सकें। राहुल मेहता ने ताली बजाते हुए कहा, भाई अर्जुन के पास अभी भी एक आइडिया है। चूंकि हम इसे करना ही चाहते हैं तो चलिए थोड़ा औपचारिक हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर सामान बेचना गारंटी शुदा नहीं है, विश्वसनीय नहीं है और ग्राहक की जानकारी दर्ज करना भी मुश्किल है। अगर आप एक व्हाट्सएप स्टोर खोलते हैं तो आप इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है अर्जुन भाई, तो हम तीनों आज क्लास से वापस आते ही रिसर्च शुरू कर देंगे। अंदाज़ा है कि 2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा और फिर हम अपनी दुकान में शैम्पू बेच पाएंगे, अमित खन्ना ने कहा। विक्रम पटेल ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, भाई अर्जुन, हम स्कूल बाजार जरूर खोल सकते हैं। भाई अर्जुन का अनुसरण करें, एक घर खरीदें, एक कार खरीदें और जितनी जल्दी हो सके एक पत्नी खरीदें। तीनों बड़े लड़कों ने आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठियां तान दीं। अर्जुन सक्सेना ने ये देखा और अपनी मुट्ठियां भी तानकर उनके साथ शामिल हो गया। चलो भी। इसकी पुष्टि के बाद अर्जुन सक्सेना ने 3 रूममेट से ली गुआनफा का व्हाट्सएप नंबर जोड़ने को कहा। शैम्पू की ऑनलाइन बिक्री का काम ली गुआनफा को सौंप दिया गया। अब अगर तीनों रूममेट्स व्हाट्सएप स्टोर खोलना चाहते हैं तो उन्हें औपचारिक अनुमति लेनी होगी, वरना पायरेटेड कॉपीज की पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। अब जबकि किन का शैम्पू अभी शुरू हुआ है, स्वाभाविक रूप से इसे चोरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि उपयोगकर्ताओं के पहले बैच द्वारा इसका उपयोग करने के बाद किन के शैम्पू के ब्रांड को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे कई लोग होंगे जो लाइमलाइट का फ़ायदा उठाकर नकल करना और पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि कॉपीराइट जागरूकता के मामले में अर्जुन सक्सेना ने हमेशा अच्छा काम किया है। शैम्पू तैयार होने के तुरंत बाद उन्होंने कॉपीराइट सुरक्षा के लिए आवेदन कर दिया था और फैक्ट्री ने ऑनलाइन स्टोर की अनुमति सहित औपचारिक प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी। कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। अब रूममेट्स का व्हाट्सएप स्टोर भी पहले से अधिकृत होगा। उस समय जब तक अधिकृत ऑनलाइन स्टोर लिंक किन के शैम्पू के नाम से प्रकाशित होगा, उन पायरेटेड प्रतियों के लिए कोई मौका नहीं होगा। जब अर्जुन सक्सेना कक्षा के बाद घर लौटे तो अनन्या शर्मा खुशी से उनके पास आई। अर्जुन सक्सेना, मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या खुशखबरी है? घर आते ही अर्जुन सक्सेना हंस पड़ा और उसने जियाओ की पत्नी का खुश और मुस्कुराता चेहरा देखा। अंकल झांग ने अभी अभी मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है जिसमें लिखा है कि उन्होंने आपके मेलबॉक्स में 1 लाख शब्दों की पांडुलिपि भेज दी है। हालांकि इसमें केवल शुरुआती 1 लाख शब्द ही थे। उन्होंने कहा कि इसकी विषय वस्तु बहुत रोमांचक है। हम इसे पहले तैयार करके वापस कर सकते हैं। इसमें 2 लाख शब्द हैं और वे इसे लिखकर अगले महीने हमें दे सकते हैं। इसके अलावा जिस डिप्टी पेंटर से मैंने पहले संपर्क किया था, उसने भी आज मुझे जवाब दिया है कि वह हमारी कंपनी में काम करने के लिए तैयार है। इस तरह 3 डिप्टी पेंटर होंगे, साथ ही 1 आर्ट सुपरवाइजर, 1 म्यूजिक प्रोड्यूसर और 1 म्यूजिक प्रोड्यूसर, जिन्हें मैंने पहले ही तय कर लिया है। प्रोड्यूसर, छोटे ऑब्जेक्ट्स और कलर स्टाफ, फिर हमारे पास पूरा मुख्य स्टाफ होगा। हालांकि कुछ पदों के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं और हम अभी भी भर्ती कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआती दौर में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। जब तक हर पद पर लोग मौजूद हैं, कंपनी सामान्य रूप से काम कर सकती है। ये वास्तव में अच्छी खबर है। अर्जुन सक्सेना ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, हाँ पतिदेव, चलो पहले पांडुलिपि पढ़ लें। अनन्या शर्मा अर्जुन सक्सेना को स्टडी रूम में ले गईं और उन्हें रोकने का मौका ही नहीं दिया। लिविंग रूम में बैठी अनीता सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़की तो अपने काम में बहुत व्यस्त है। अर्जुन सक्सेना अभी क्लास से लौटा है और अभी तक बैठा ही नहीं है। सांस लो, 1 गिलास पानी पियो।
और लोगों को काम पर खींच लाओ। सुनील सक्सेना अपनी बेटी की भावनाओं को बखूबी समझते थे और अपने पोते को चिढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यह सामान्य बात है। हमारी बेटी अभी व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती दौर में है और काम को लेकर उसमें भरपूर जोश है। जब मैं अपने व्यवसाय की शुरुआत के समय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर में बहुत ऊर्जा है। असीम ऊर्जा के साथ, खासकर कंपनी के आधिकारिक उद्घाटन से पहले, मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि समय जल्दी बीत जाए और मैं जल्दी से खुद को काम में लगा सकूं। लेकिन मुझे अपनी बेटी की चिंता है। आपने कहा कि परिवार में तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और अर्जुन सक्सेना और अनन्या अभी छोटे हैं। दोनों कॉलेज में हैं, इसलिए उन्होंने इस समय अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है और फिर उन्हें काम और पढ़ाई में संतुलन बनाना होगा। आपने कहा कि मेरी बेटी, क्या तुम अभी भी परिवार और शादी के बारे में सोच रही हो? अनीता सक्सेना कई सालों से गृहिणी हैं। बेशक, वह करियर के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने वाली महिला हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बेटी भी ऐसी ही इंसान बनेगी, लेकिन उन्हें चिंता है कि इस चक्कर में उनकी बेटी परिवार और शादी को नज़रअंदाज कर देगी। सुनील सक्सेना को इसकी ज़रा भी चिंता नहीं थी। स्टडी में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है आप लोग बस इसकी चिंता कर रहे हैं। देखिए, हमारी बेटी भले ही बिजनेस शुरू कर रही है, लेकिन क्या वो हमेशा अपने दामाद के साथ ही रहती है? उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। अनीता सक्सेना ने इस बारे में सोचा और बात बन गई। हालांकि यह उनकी बेटी की एनिमेशन कंपनी की शुरुआत है, फिर भी चाहे ऑफिस किराए पर लेना हो या आज के पहले एनिमेशन का प्लॉट अरेंज करना हो, अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने उनसे बातचीत कर ली है। एक जोड़े को ऐसा ही होना चाहिए। करियर में सामान्य प्रगति भी दो लोगों के बीच संबंधों को करीब ला सकती है। 30वें दिन का पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद नवंबर की 7 दिवसीय छुट्टियां आधिकारिक तौर पर शुरू हो गईं। 30 तारीख की शाम को विश्वविद्यालय शहर के पास एक खुशनुमा माहौल था। कई कॉलेज छात्र 11 घंटे की छुट्टी के दौरान घर नहीं गए, सिवाय इसके कि वे स्थानीय या बहुत नज़दीकी हों। सड़क पर बहुत अधिक छात्र थे और सान किन्झाई सामान्य से अधिक जीवंत था। सैन किन्झाई को खुले 4 महीने हो चुके हैं। इस दौरान लगभग पूरे विश्वविद्यालय शहर को सैन किन्झाई के अस्तित्व के बारे में पता चल गया था। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के बीच नेटवर्क की जानकारी बहुत तेजी से पहुंची और अर्जुन सक्सेना की कृतियों के विश्व संग्रह में सूचीबद्ध होने की खबर तेजी से फैल गई। प्रचार की इस लहर के कारण स्कूल शुरू होने के कुछ ही दिनों में सैन किन्झाई लगभग हर दिन भरा रहता है। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने गर्मी की छुट्टियों में कई ज़रूरी काम निपटाए हैं, लेकिन वे सान किन्झाई के कारोबार को भी संभाल रहे हैं। अब वे नक्काशी में और भी ज़्यादा निपुण हो गए हैं। सान किन्झाई में बिकने वाली छोटी मोटी कलाकृतियों की तरह एक नक्काशी बनाने में औसतन आधे घंटे से भी कम समय लगता है। इसलिए गर्मी की छुट्टियों में जब भी खाली समय मिलता है, अर्जुन सक्सेना कुछ न कुछ तराशते हैं। दुकान में बहुत सारा माल है। लगभग सारा माल बिक चुका है। बाद में दुकान में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए छात्र अभी भी आए, चाय पीते और ऊपर किताबें पढ़ते, तस्वीरें और पंच कार्ड लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और उन्हें अपने दोस्तों के शकल में पोस्ट किया, जैसे कि वे इसे एक इंटरनेट सेलिब्रिटी की दुकान मानते हों। 2 हफ्ते बाद उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। कई छात्र अभी भी दुकान पर खरीदारी करने और तस्वीरें लेने आते रहे, लेकिन खरीदारी की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से सामान का एक और बैच तैयार कर लिया। इस राष्ट्रीय दिवस पर त्योहार के कारण स्टोर ने पुराने ग्राहकों के लिए प्रचार और रिचार्ज गतिविधियों की एक लहर चलाई। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन सक्सेना ने सान्यंग और लूबू की मूर्तियां लटकाईं और लकड़ी की छोटी छोटी नक्काशीदार कलाकृतियां तैयार की, ताकि स्टोर में इस प्रचार को बढ़ावा दिया जा सके। 30 तारीख की रात को अर्जुन सक्सेना अभी भी लकड़ी पर छोटी छोटी नक्काशी कर रहे थे और अनन्या शर्मा उनके बगल में सोफे पर बैठकर टैबलेट से चित्र बना रही थीं। राजेश कुमार द्वारा भेजी गई 100,000 अक्षरों वाली अनन्या शर्मा को पढ़ लिया गया है और अब वह नायक की छवि के बारे में सोच रहे हैं। दोनों पूरी लगन से काम कर रहे थे। अध्ययन कक्ष में सिर्फ चाकू से लकड़ी पर नक्काशी की आवाज़ और टैबलेट स्क्रीन पर ब्रशों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर बाद अर्जुन सक्सेना ने अपने हाथ से लकड़ी की छोटी सी नक्काशी पूरी कर ली। वह उठा और थोड़ी देर आराम करना चाहता था। वह इसी नक्काशी वाली मुद्रा में रहा और उसकी ग्रीवा रीढ़ की हड्डी में असहजता महसूस होना स्वाभाविक था। उन्होंने बताया कि अनन्या शर्मा उनके बगल में थीं और वह अपने चित्रों का परिणाम देखना चाहती थीं, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें अपना ही कार्टून संस्करण दिखाई दिया। अनन्या,
क्या आप नए एनिमेशन के नायक का चित्र बना रही हैं या आप अपने पति और मेरा चित्र बना रही हैं? हो, अनन्या शर्मा एक पल के लिए डर गए, फिर होश में आए, अपने टैबलेट की तरफ देखा तो पाया कि टैबलेट पर बनी तस्वीर अर्जुन सक्सेना की थी। अनन्या शर्मा ने उसके सिर पर थपथपाया, शर्म से मुस्कुराए और कहा, मैं बस यही सोचती रही कि पुरुष नायक का चेहरा कैसा होगा, लेकिन लंबे समय तक सोचने के बाद भी मैं इसके साथ नहीं आ सकी, इसलिए मैंने बस यादृच्छिक स्ट्रोक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे खींच पाऊंगी। आपके चेहरे से लगता है तुम्हारे दिल में मैं ही तुम्हारा हीरो हूँ। अर्जुन सक्सेना ने धीरे से उसकी नाक खुजाई। अनन्या शर्मा ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, लेकिन मैं अपने पति का चेहरा सभी दर्शकों के साथ साझा नहीं करना चाहती, इसलिए यह पेंटिंग केवल मेरे पास ही निजी तौर पर रखी जा सकती है। जहां तक एनिमेशन के पुरुष नायक का सवाल है, मुझे इस पर पुनर्विचार करने दीजिए। अर्जुन सक्सेना को पता चला कि अनन्या शर्मा वास्तव में एक छोटी सी सिरका की बोतल है और वह काफ़ी अधिकार जताने वाली है। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पेंटिंग में अपना समय ले सकती हो। कल छुट्टी है। इस छोटी सी लंबी छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए चलो 7 तारीख से पहले ऑफिस साफ कर लेते हैं। पिछली बार तुमने बताया नहीं था कि तुम्हें कुछ चाहिए। संशोधित भाग, मुझे एक निर्माण टीम मिल गई है, चलो कल साथ चलते हैं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।